हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप देख रहे हो ये पढ़ ले। आज की इस वीडियो में हम 7 मार्च शिफ्ट फर्स्ट के अगले 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं और ये वीडियो लंबी थी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बताया था कैसे आपको सोर्सेज ढूंढने हैं। अब जो 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें क्या है कि हम जो एक प्रॉपर सोर्स से जो क्वेश्चन उठाया गया है उसका सोर्स देखेंगे, उसको मैं समझाऊंगा। और जो सिंपल समझाने वाले क्वेश्चन है, जो मतलब बेसिकली जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं, वो आपको ऐसे बता दिए जाएंगे। ठीक है? तो मतलब कि जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो सोर्स से उठाया गया है वो आपको सोर्स दिखाता हुआ चलूंगा, प्लस जो अंडरस्टैंडिंग बेस है वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है? इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको बहुत सारे वेरियस सोर्सेस का पता लगेगा। साथ में बता के चलूंगा क्या कॉपी में लिखना है, क्या कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है? तो इस चीज के लिए भी साथ में कॉपी रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो लाइन में मार्क करूंगा, वो आपको लिखनी है कॉपी में। ठीक है? और जो शायद मेरे को ना लगे पर आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए कोई नया टॉपिक है, फिर नई चीज है, तो वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है? पहली चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि ये जो 20 क्वेश्चन हम फास्ट पेस में करेंगे, लाइक 20 क्वेश्चन हम 20 से 25 मिनट में खत्म करने का ट्राई करेंगे, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप 20 क्वेश्चन देख भी लो कौन से क्या सोर्सेज है। ये सारे सोर्सेज प्लस जो भी मैं एक्स्ट्रा नोट्स इसमें लेके आ रहा हूँ वो आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है? तीसरी बात ये, एक स्पेशल टेलीग्राम डीएसएसबी के लिए, डीएसएसबी पीआरटी के लिए हमने बनाया है। तो वो टेलीग्राम लिंक वो पढ़ लेवल नहीं, एक और हमने नया बनाया है। ठीक है? वो आपको बता देंगे आगे किस चीज के लिए है। ठीक है? तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये बात भी होगी खत्म। ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है? देखो, व्हाट आर द challenges to implement inclusive education in India? There is no policy for disabled person in India. The road to achieve inclusive education is long and variable. देखो, ये पहला तो गलत है। क्यों? क्योंकि डिसेबिलिटी के ऊपर पॉलिसी है ना? कौन सी? 1995 वाली, जिसमें 14 डिसेबिलिटीज मेंशन थी। और 2016 वाली पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें कि 7 और जोड़ दी गई थी, 21 हो गई थी। ठीक है? तो पहली बात तो गलत। पर दूसरी बात बिल्कुल सही है कि जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हम पाथ पे जा रहे हैं, ये बहुत ही लंबा होने वाला है। ये नहीं कि 1-2 साल में इंक्लूसिवनेस हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसका बहुत ही लंबा पाथ होने वाला है। ठीक है? तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही। हिंदी वाले भाई साथ के साथ बता के चल रहा हूँ, तो कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज recognize the long history of gender inequality when it says that gender inequality is a cumulative distortion of the past? बेसिकली ये समझने का क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने एनएस पढ़ी होगी तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है? तो इसमें बोला हुआ है किस इनमें से किस पॉलिसी ने बोला था कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कम्युलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट है। मतलब कि जो आज हम जेंडर इनइक्वालिटी जो हम देखते हैं, वो ये नहीं कि अभी 1-2 साल की मेहनत है। वो पिछले जितने भी 100-150 साल से जेंडर इनइक्वालिटी होती आ रही है ना, उन सबका जोड़ आज का है। तो ये किसने बोला था? ठीक है? तो अब देखो, वापस आ जाते हैं, इसको काट देता हूँ। देखो, the National Policy on Education 1986 recognizes the long gender of inequality when it says that gender inequality is a cumulative distortion of the past. Basically क्या किया उसने? बस ये लाइन काट के बाकी सारी चीज दे दी है। ठीक है? तो ऐसी ही वो लाइन नहीं उठाएगा। ये है ब्लॉक 4 506 का, ब्लॉक 4 506 का, ये लिख लो। कम्युलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट। जो भी चीज ऐसे में दी हो ना, इसमें कैसे में, इनवर्टेड कॉमास में दी हो, वो जरूर लिखना। ठीक है? बात क्लियर होगी। चलो, अब आ जाओ वापस। ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1986। ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट डेमोन्स्ट्रेशन करते टाइम सबसे काम आएगा। पहला ऑप्शन कि बच्चों को सेमी सर्कल में बिठा लो, आपके सामने ऐसे सेमी सर्कल में बिठा लो। दूसरा ऑप्शन, जैसे सिंपल एक क्लासरूम होती है रोज के हिसाब से, वैसे बिठाओ। तो जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो आप क्या क्या चाहोगे कि सारे बच्चों का ध्यान आपके ऊपर हो। ठीक है? बट अगर आप जो सिंपल एक क्लासिक जो हम बिठाते हैं बच्चों को रोज में, उसमें क्या होता है, पीछे वाले बच्चों को कम दिखाई देता है, आगे वाले बच्चों को ज्यादा दिखाई देता है। पर अगर आप सेमी सर्कल में बिठाएंगे बच्चों को, सारे बच्चों को एक जैसा दिखाई देगा और आप सेंटर में होंगे। ठीक है? तो सबसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए कौन सा? पहला, ये आपको पता होगा, और दूसरा गलत है। तो ओनली वन। ठीक है? देखो, पहले क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो आपको पॉज करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है? इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। कौन सा नॉट करेक्ट मतलब कि कौन सा गलत है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग।
लर्नर सेंटर्ड मतलब कि लर्नर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अगर लर्नर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा मतलब कि लर्नर इसमें एक्टिव है। बिल्कुल सही बात है। लर्नर इसमें लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, एक्टिविटी बेसिस से सीखेगा, है ना। उसमें ज्यादातर ध्यान हमारा बच्चे की मास्टरी पे होता है। ठीक है, देखते हैं। स्टूडेंट लर्न पैसिवली, पहला ही गलत हो गया ये। स्टूडेंट तो एक्टिवली लर्न करता है। कैसे लर्न करता है? एक्टिवली। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। बिल्कुल सही। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो पता क्या, ये मैंने स्टूडेंट की आईडी मांगी हुई है तो उसके सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने कोई अगले से फॉर एग्जांपल अपने 7 मार्च शिफ्ट 2 का दे दिया हो, 3 का दे दिया हो, तो अपनी आईडी मेरे को भेज सकते हो, मैं उसके सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो देखो, जब आप मेरा सॉल्यूशन सुनोगे ना, बस थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने का ट्राई करना। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे 20 क्वेश्चन और कल 20 करेंगे, अगले 20 करेंगे, ऐसा हम ट्राई करेंगे, रोज हम करते हैं। ठीक है, तो आप मानोगे नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ 1-2 हफ्ते में ना नजरिया बदल जाएगा क्वेश्चन को देखने का। और एक बार नजरिया बदल गया ना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर दोगे। ठीक है, और प्लस मैं ये भी बताऊंगा आपको कहाँ से करें कि उठाए गए हैं, तो वो तो आप साथ साथ पढ़ ही दोगे। ठीक है, आप 1 महीने करके देख लो ऐसे जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आप देख लेना 1 महीने बाद आपका पेडागोजी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसमें से कौन सी मेंटल हेल्थ टेक्निक्स करेक्टली मैच्ड है? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, नाम से सोचो। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब फेस टू फेस, वन ऑन वन। ठीक है, ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल्ड पर्सन वन ऑन वन, बिल्कुल सही बात है। देखो, ऐसा नहीं कि सारी चीज मैंने पढ़ी हुई है, बट काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप खुद के माइंड से कर दोगे। ठीक है, फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी से क्या समझ आ रहा है? फैमिली, कि अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, तो फैमिली थेरेपी में क्या होगा भाई, उसकी पूरी फैमिली को बुलाओ। क्यों? क्योंकि जड़ें तो फैमिली से ही होती हैं। तो इस फैमिली थेरेपी का ये मतलब कंटेक्स्ट होता है। ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज द होल फैमिली टुगेदर टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ द फैमिली फंक्शनिंग, दोनों सही है अभी तक। बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में क्या करते हैं भाई, जैसे वो कुत्ते वाली थी, पेवलो वाली और स्किनर वाली थी, तो उसमें क्या था, कुत्ता अपना अपने आप ही कुछ फ्रीली, मतलब कि जब क्या बोलते हैं, घंटी बज रही थी, जब राल टपका रहा था, वो फ्रीली देख रहा था, है ना। तो क्या हुआ, बस वो ऑब्जर्व करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि बच्चा फ्रीली प्ले करता है, और जो भी थेरेपिस्ट है या फिर जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसको ऑब्जर्व करता है, उस पर कमेंट करता है, उससे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये चीज होती है ना। तो ये तीनों की तीनों सही है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी सही है, फैमिली थेरेपी सही है, और बिहेवियर थेरेपी सही है। ठीक है, चलो, इसमें बोल रखा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हम टैक्स भर रहे हैं वो सही है। ठीक है, गवर्नमेंट उन पैसों को क्या कर सकती है? पहला, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, डिफेंस, पार्क, सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। जो हम टैक्स पे करते हैं, जितने भी ये जन सेवाएं चलती हैं, जो फ्री बसेस चलती हैं, ठीक है, आर्मी होती है, ये सारी पेमेंट टैक्स के पैसे से जाती है। पहली बिल्कुल सही है। दूसरा, यूजिंग इट टू रिहेबिलिट पीपल आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, बिल्कुल सही है। जब कहीं नेचुरल डिजास्टर है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे क्या बोलते हैं भूखमरी आ गई, तो वहां पे खाना सरकार ही पहुंचाएगी, और सरकार जो भी काम करती है वो सारे टैक्स के पैसे से करती है ना। तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, जो आसान आसान है उसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अमोंग द 3 लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, हु डेवलप्ड दिस लॉज, ये आपको पता होगा, ये तो सिंपल किसका सवाल है, ये तो एक सीटेड वाला सवाल है ना। तो ई एल थॉर्नडाइक। अब देखो, ई एल थॉर्नडाइक के बारे में कुछ और चीज देख लेते हैं, है ना, ये दिख रहा होगा, थॉर्नडाइक। देखो, ये जो भी नोट्स है ना आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। ई एल थॉर्नडाइक की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, जो पूरी जो आती है ना, जो कि थीसिस में पूछी जा सकती है, इसमें पूरा निचोड़ लिखा हुआ है एक ही में, एक ही मतलब इस जितने भी 3-4 पेज है। प्लेजर पेन थ्योरी भी कहते हैं, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कौन सी थ्योरी को प्लेजर पेन थ्योरी कहते हैं, ये आ जाएगी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, एसआर थ्योरी भी से कहते हैं। ठीक है, यूज क्या किया, पजल बॉक्स यूज किया, कौन सा जानवर यूज किया, कैट इस्तेमाल करी। बुक कौन सी लिखी, एनिमल लर्निंग, किसके जनक किसके थे, बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म जनक तो वैसे वॉटसन थे, ठीक है, बट इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कनेक्शनिज्म, कनेक्शनिज्म मतलब कि जब तक इसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया कि अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी लर्निंग स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी ही आपकी जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। ठीक है, तो ये बाकी आपको एक दिन अगली क्लास में करा देंगे, बस अभी देख लो क्या क्या है। देखो इसके लॉज देख लो क्या क्या है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, पहला लॉ है। प्राइमरी लॉ 3 होते हैं ना, 3 प्राइमरी लॉ होते हैं। पहला लॉ ऑफ रेडीनेस है, जिसे हम लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज भी कहते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी भी कहते हैं। ठीक है,
तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट जिसे हम पेन एंड प्लेजर, अगर ये पूछे ना इन तीन लॉज में से पेन एंड प्लेजर का कौन सा लॉ है, तो थर्ड लॉ है। ये पूरी है तो है पेन एंड प्लेजर थ्योरी, बट अगर इनमें से पूछ ले कि इन तीन लॉ में से कौन सा पेन एंड प्लेजर है, तो थर्ड लॉ है। क्लियर बात। और उसके बाद प्राइमरी उसकी सेकेंडरी लॉज होंगे ना, वो है सेकेंडरी लॉज, इसके 8 है। ठीक है, कहीं कहीं 6 लिखे होते हैं, कहीं कहीं 4, बट ये मैक्सिमम जितने मैक्सिमम उसने दे रखे हैं अभी तक वो सारे सारे। ठीक है, इसमें एक दिन करवा देंगे, एक दिन थ्योरी ना बिल्कुल अलग से करवा देंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसरी कैपेबिलिटीज ऑफ न्यूबॉर्न, कि कौन सी इनमें से करेक्ट है कि जब बच्चा नया नया पैदा होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, देखो पहले देखो, हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, विजन इज लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट द बर्थ। देखो पता क्या, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब उसके सारे सेंसेस होते हैं उसके पास, बट फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते। बस जब बच्चा पैदा होता है, उसका जो हियरिंग है वो फुल्ली फंक्शनल होता है। जो हियरिंग है उसकी वो फुल्ली फंक्शनल होती है बर्थ के टाइम पे। बाकी सारे सेंसेस हैं, टच वाले और विजन वाले, वो पार्शियली डेवलप्ड होते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होंगे बाद में। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि डेवलप नहीं होते, पार्शियली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, वो धीरे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में डेवलप हो जाते हैं ढंग से, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी कच्ची स्किन होती है, इसका मतलब ये है कि वो डेवलप नहीं उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1। सॉरी यार, इसमें फुल्ली फंक्शनल बिफोर बर्थ और लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट द बर्थ, बिल्कुल सही है, दोनों सही है ना। मुझे लगा कि नोट दे रखा है, तो बताया तो मैंने आपको ये सेम। ठीक है, आंसर कहां से दिख गया इसके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। In 2005, Ministry of Human Resource Development implemented a national action plan for inclusion in education of children youth with disabilities। पहला। दूसरा, आरटी 2009 में मतलब कि हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए इररिस्पेक्टिव देयर कास्ट, रिलीजन, एबिलिटी। दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा सब बता देंगे सही है, पहले में फंसोगे। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान लाया था, पर वो लाया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए। किसके लिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, उसका एम इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना ही था। ठीक है, उसका एम इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना ही था, बट उसका नाम क्या था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको क्या बोलते हैं लॉन्च किया था। ठीक है, अब देखो आपको कुछ दिखाऊंगा, ऐसा ही सेम सवाल एक अगली शिफ्ट में एनडीएमसी वाले जो पेपर था उसमें आ रखा था। जरा ये देखो, सारी चीज निकाल के ले आओ ताकि आप 20 क्वेश्चन देखो ना, तो एक सेटिस्फाइंग फील आए कि हमने कुछ पढ़ा है। देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बट किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। इम्प्लीमेंटेड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये सही होता, बस इसमें क्या कमी थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या काम इससे। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इन 2009-2010 इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाज रिवाइज्ड and named as inclusive education for disabled at secondary stage। क्या हुआ, 2009, ये देखो ये तो 2005 में आया था, लिख लो। In 2005, Ministry of Human Resource Development implemented a national action plan for integrated education for children with disabilities। उसके नीचे पॉइंट लिखो, इन 2009 से 2010 इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाज रिवाइज्ड, उसका नाम चेंज कर दी, क्या रख दिया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS। ठीक है, तो इसमें कौन सा पहला गलत है, क्यों, क्योंकि इधर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आना था। दूसरा बिल्कुल सही है, तो दो, ओनली 2। ठीक है, अब वापिस अपने सवाल पर जाओ, वापिस इस पर जाओ। ठीक है, देखो इसमें आप बोलोगे इंक्लूजन, बट ना इसमें क्या बोलते हैं आपका जो ये है टेक्स्ट बुक है, इसमें ना दोनों से बता रखे हैं, इसमें दोनों से बता रखे हैं। ठीक है, अब उन्होंने फॉर इंक्लूजन को भी सही बता रखा है, बट असल में ये है इंटीग्रेटेड के लिए। ठीक है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि वो बेसिकली एक एम था कि इंक्लूजन के लिए, बट उसका पूरा नाम नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन था। ठीक है, और दूसरा नाम चेंज कर दिया आपने, लिख लिया इन 2009 से 2010 में जो नाम चेंज हुआ, IEDSS। ठीक है,
फुल फॉर्म उसकी पूछ लेंगे तो आप याद रखना। क्लियर है बात? चलो, इसमें से बताओ कौन सा नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का मतलब गलत कौन सा है, कौन सा आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग। पहला, टेक कैपिटेशन फी, ये तो सीधा आ गया कि एडमिशन लेते टाइम बच्चे से रुपए लो, धोस लो या फिर घूस लो, घूस कहते हैं ना उसमें, तो घूस लो, तो ये तो पहले गलत है। दूसरा, प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स, भाई प्रोवाइड होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ है डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, ये भी लिखा हुआ है, तो कौन सा, पहला गलत है, ओनली वन। क्लियर बात? ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हम इन 20 क्वेश्चन जब कर लेंगे उसके लास्ट में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ढंग से समझाऊंगा इसलिए। Which of the following feature are involved in problem solving method of learning? Problem solving method क्या, कोई भी एक प्रॉब्लम है, बच्चे उस तक पहुंचेंगे धीरे धीरे करते करते, ठीक है। अब गोल इज टू बी रिच, बिल्कुल सही है, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में गोल है। चैलेंजिंग चैलेंजिंग द फेल्ट डिफिकल्टी थ्रू कॉन्शियसनेस प्लान एंड पर्पसफुल अटैक। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो एक चैलेंजिंग है, कुछ चैलेंज फेल्ट हुआ कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक कॉन्शियसनेस लगा के, प्लान और पर्पसफुल अटैक मतलब कि प्लानिंग करके। बिल्कुल सही बात है, मैं तेज ही बोलूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, और आपको 2x भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बोथ 1 and 2, और अच्छे समझ भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें ना कोई भी ऐसा ऐसा नहीं होगा कि किसी को समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। और ये बेस्ट है यार, ये मुझे भी पता है कि जिस टाइम मैं तैयारी करता था ऐसा कोई नहीं करता था कि विद सोर्सेज कराना, है ना। और जो कमी मेरे को महसूस हुई है तो एटलीस्ट मैं आपको नहीं होने दूंगा इस टाइम पे, है ना। तो ये सारे के सारे विद सोर्सेज हैं, जो क्वेश्चन मिल सकता था विद सोर्सेज मैंने आपको दिखाया है, और जो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। is a shared popular set of beliefs and expectation often without any basis about qualities of females and males। कि जब फीमेल्स और मेल्स के बारे में हमारे पास कुछ पहले सेट ऑफ बिलीव्स हो, उसे क्या कहेंगे, सेक्स, स्टीरियोटाइप, रिलीजियस, एज, सेल्फी, तो आपको सीधा ही है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात? चलो, नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले राइट टू प्रॉपर्टी ना उन आर्टिकल 19 के एफ भाग में था शायद, है ना, ई या एफ भाग में था, बस था, मतलब आर्टिकल 19 के किसी एक भाग में था, बट बाद में हटा दिया गया, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो इंसान को, जैसे मेरे अगर राइट टू प्रॉपर्टी अभी लागू है मानता हूँ, तो वो मेरे को ये अधिकार देता है कि अगर सरकार को जरूरत है उस जमीन की, कहीं उसके ऊपर से हाईवे है या फिर सड़क है, तो मेरी मर्जी है कि मैं दूं या ना दूं। बट अब राइट टू प्रॉपर्टी की छीन ली गई है, कौन से, 44th, लिख लो ये भी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी किस लिए, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में छीनी गई, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब इसमें क्या है, अगर मेरी जमीन है और उसके ऊपर से सरकार को एक सड़क या फिर पुल निकालना है, तो मेरे से पूछेगी नहीं, मेरे को देना ही पड़ेगा। बट सरकार उसके बदले में चाहे तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी देगी, या फिर वैसी ही जमीन, मतलब उसी एरिया की जमीन कहीं और प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। इसमें मेरी कोई डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें मेरी कोई क्या बोलते हैं, मेरा फैसला नहीं होगा, सरकार का फैसला, सरकार को चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये, बट उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में कोई अमाउंट देगी या फिर कहीं जमीन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। क्लियर बात? आउटरीच ऑफ प्लेग, प्लेग देखो, अगर आपको थोड़ी सी जी की होगी ना तभी कर पाओगे ये वाला सवाल, ये वाला सवाल कहीं है ना इसमें नहीं लिखा, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लेग कहाँ फैला था, प्लेग, प्लेग होती है ब्लैक डेथ। क्या होती है ब्लैक डेथ? इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हाथ है ना, ये धीरे धीरे काले होने स्टार्ट हो जाएंगे, काले 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 काले, ये फिर धीरे धीरे पूरा हाथ काला हो जाएगा, काला मतलब गलने लग जाएगा बेसिक तरीके से, मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत होती है इसमें, ठीक है। तो इस सूरत में फैला था, ठीक है, सूरत में फैला था, बिल्कुल सही बात है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी मतलब अगर आपको बेसिक, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो या फिर कुछ इवेंट, ये तो इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, तो याद होगा। चलो, ये वाला आ जाओ, इन प्री इंडी, देखो अगर आपको याद नहीं है ना तो ये तो अच्छी बात है, अभी आपको याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूँ याद कर लो, याद कर लेना, आप मानोगे नहीं, 1 महीने में आपको क्या डिफरेंस हो जाएगा। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्ट ईयर इज करेक्ट? आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट 1878 बिल्कुल सही है, लिख लो आर्म्स एक्ट 1878, जो बता रहा हूँ वो भी लिखो। इस टाइम पे लॉर्ड लाइटन थे, उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी कोई भी हिंदुस्तानी अपने पास बंदूक, तमंचा, गोली कुछ भी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो रखेगा तो वो
ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में कभी भी रिवोल्ट या फिर कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो? ये था। सेकंड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर क्या होता है? देखो, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आपने सुनी होंगी। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारी इधर की इंडियन ओरिजिन की भाषाएं हैं, वो होती है वर्नाकुलर। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या था कि जो हिंदी के अखबार हैं, इस टाइम भी लॉर्ड लाइटन थे, हिंदी के अखबार हैं, एक तो उनकी जो छपाई है वो कम कर दी। दूसरा, जो हिंदी के अखबार हैं, जो उसमें कुछ भी लिखा जाएगा, पहले रिव्यू होगा, फिर आगे पब्लिश किया जाएगा। मतलब कि सीधा नहीं है कि सीधा उन्होंने छापा और पब्लिश होगा, ऐसे नहीं। पहले लिखा, अगर वो रिव्यू करेंगे, बीच में ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट रिव्यू करेगी कि हाँ इसमें अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में सही चीज लिखी है तो पास कर देंगे, अगर नहीं लिखी तो काटा मार के वापस भेज देंगे, समझ रहे हो? तभी पब्लिश होगा। ये आया था 1878 में, इसमें लिखा है 1879, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1890। इल्बर्ट बिल असल में आया था 1883 में। इसमें क्या था, 1883 तक क्या था कि जो इंडियन कोर्ट्स, जिसमें इंडियन मैजिस्ट्रेट बैठते थे, इंडियन जजेस बैठते थे, वो सिर्फ इंडियन पीपल्स की ही केस की सुनवाई कर सकते थे। बट इल्बर्ट बिल के बाद वो ब्रिटिश, अगर कोई ऑफिसर ने किसी ने क्राइम कर रखा है, फिर ब्रिटिश ने किसी ने क्राइम कर रखा है, तो उसकी भी सुनवाई कर सकेंगे। तो इस टाइम लॉर्ड रिपन का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, इंग्लैंड में भी और इंडिया में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भी। ठीक है। बट ये एक चीज थी जो थोड़ी सी फेवर में थी इंडिया के, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब पॉइंट। ठीक है। तो 1883 में आया था इल्बर्ट बिल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। तो दोनों ये गलत है, पहला बिल्कुल सही है, तो ओनली वन। ठीक है। वुमेन स्ट्रगल फॉर वोट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द मूवमेंट इज कॉल्ड। देखो, अगर आप में से इसका आंसर नहीं भी पता, बट अगर आपको सफरेज का मतलब पता है, देखो अगर, बताता हूँ सफरेज का मतलब। देखो, देखो SUFFRAG, सफरेज मीनिंग। सफरेज मीनिंग देखो, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, देख लिया। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो अगर आपको सफरेज का मतलब पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, तो इसका ओनली वन। ये क्वेश्चन इंग्लिश में आता है कि राइट टू वोट मतलब रिलेटेड टू कुछ वोट ही आता है, तो सफरेज है ना। तो मतलब होता है ना, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उसमें आता है। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे, चलो 17 हो गया। अकॉर्डिंग टू कॉल्ब मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी डाइवर्जिंग असिमिलेटिंग। देखो, मुझे आपको सारी थ्योरीज करानी है और अच्छी तरीके से करानी है। अभी आप ऊपर ऊपर से देख लो, जो मैंने नोट्स बनाए आपको शेयर करता हूँ। देखो, आई होप ये आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जूम करूं, लो। मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब अगर किसी थ्योरी के हैं तो एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ द चीजें जो डिस्कस में आई वो कवर हो जाएंगी। ठीक है। और इसी चीज पे काम चल रहा था उस टाइम पे। देखो, कॉल्ब लर्निंग साइकिल अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बट आपको जब एक दिन थ्योरी, हर थ्योरी एक दिन करेंगे, उसमें एटलीस्ट हमारा 1 घंटा जाएगा। बट उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी देख लो फिलहाल ऊपर ऊपर से। कॉल्ब लर्निंग साइकिल आपको पता है, एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, अगर पेन से निकाल लो। देखो, कंक्रीट एक्सपीरियंस आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है अश्विनी सर की, जो हमने पहले क्लास ली थी ना DSSB टाइम पे, उस टाइम मैंने पूरा 1 घंटे में आराम से समझाया, प्लस इसके PYQ भी कराए, तो वो जरूर देखना। ठीक है। कंक्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, देखो क्या लिखा हुआ है, टू अप्रोचेस टुवर्ड्स ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस। और ये चीज आपको मैं दिखाता हूँ किसमें, इसमें ये है आपके कॉल। देखो, ये है आपकी 502 का ब्लॉक 1। अकॉर्डिंग टू कॉल्ब मॉडल देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। पहले दो, टू अप्रोचेस टुवर्ड्स ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस। कौन से दो अप्रोचेस? कंक्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन टुवर्ड्स ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंसेस, एज वेल एज टू रिलेटेड अप्रोचेस टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। कौन कौन सी? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंट। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट उस क्लास में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अभी तो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, है ना। चलो, अब देखो, ये टेबल आपने बना रखा हो, सबने बना रखा हुआ। कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, ये पूछा है। कंक्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, ये पूछा है। अब देखो क्वेश्चन पे आओ एक बार, क्वेश्चन देखो जरा। डाइवर्जिंग असिमिलेटिंग दे रखा है। अब इन दोनों के बीच में देखो, कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव के बीच का स्टाइल क्या होता है? डाइवर्जिंग। और रिफ्लेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट के बीच का स्टाइल क्या होता है?
असिमिलेटिंग। तो यही तो पूछा है, इन दो स्टाइल के बीच में कौन से ये आते हैं स्टाइल्स, तो स्टाइल कौन कौन से होंगे, डाइवर्जिंग और अकोमोडेटिंग। बिल्कुल सही बात है। तो आ जाओ वापस, तो कौन कौन से करोगे। को एक बार देखा नहीं था ये वाला, देख लो एक बार। रुको, ये देखो, दिख रहा है कंक्रीट एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन, कौन से आते हैं बीच में डाइवर्जिंग आता है और असिमिलेटिंग आता है। ये लर्निंग स्टाइल्स है, यही पूछे हुए। और कौन सा आंसर आएगा बताओ, इनमें से बताओ। डाइवर्जिंग और असिमिलेटिंग दोनों दे रखे हैं, बिल्कुल सही। किसने बोला कि स्कूल एक मिनिएचर कम्युनिटी है एंड एम्ब्रोइक सोसाइटी है, बताओ किसने बोला। ये आपको आसानी से पता होगा सबको। बोला जॉन डीबी ने। अब देख लो इसका, देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जॉन डीबी wrote extensively on this theme and his contribution are very appropriate। ये है 507 का ब्लॉग। इसकी दो किताबें, इनके नाम लिखो। जॉन डीवी के द्वारा लिखी हुई दो किताबों के नाम, द स्कूल एंड सोसाइटी क्वेश्चन आता है लिख लो, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन क्वेश्चन आता है लिख लो। अब देखो, ही आर्ग्यूज दैट स्कूल इज अ मिनिएचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी रेदर देन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, वही सेम चीज लिखी हुई है कि जो स्कूल है वो मिनिएचर सोसाइटी है। ठीक है, बाकी आगे पढ़ लेना। अभी पढ़ा नहीं रहा, पहले बता रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा, अभी समझा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। ये क्वेश्चन देख लिया कहाँ से उठाया गया है, और ऐसे क्वेश्चन को समझा भी नहीं सकता, जो समझाने वाले आपको समझाते चल रहे हैं। ठीक है, बस डीवी ने बोला था कि जो स्कूल है, स्कूल एक निजी सोसाइटी की तरह है, जिसमें कि बच्चा हंस कूद के मतलब खेल खेलता कूदता बढ़ता रहता है, बस ये चीज बोली थी। ठीक है, चलो वापिस आ जाओ जी यहाँ पे। यार मैंने चेंज नहीं किया था क्या, देख लो 507 का ब्लॉक एक यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, यही मैंने बोला है, स्क्रीन चेंज करनी भूल गया था, बट आप देख लो। ठीक है, ओके, चलो। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, अगर वो कोई बच्चा जो आंख है बार बार आंख बंद मतलब खोल रहा है बंद कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, तो किसकी इंपेयरमेंट हो सकती है या फिर किसकी डिसेबिलिटी हो सकती है, तो विजुअल इंपेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, बातें क्लियर। बचा 11वां। अब आ जाओ, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। देखो क्वेश्चन देखो, जीन जेकस रूसो इन हिज बुक इमाइल एडेड अ 3 स्टेज प्लान ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला, नेसेसिटी की, डिसिप्लिन के ऊपर नेसेसिटी होनी चाहिए हमेशा, कि जरूरत पहले हो डिसिप्लिन से। दूसरा, बिटवीन चाइल्डहुड एंड द यूथ, इसको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। द यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब जो काम आने वाली चीजें वो पहले होनी चाहिए। देखो, उपयोगिता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए, देख लो अब जो भी है। ठीक है, हिंदी वाले। चलो अब देखो, पहले तो आराम से देखेंगे जीन जेकस रूसो को, आराम से देखेंगे, समझेंगे आराम से जीन जेकस रूसो को। कहाँ गया जीन जेकस रूसो, ये रहा जीन जेकस रूसो, ये रहा। देखो पहले आराम से समझेंगे, ये जितना मटेरियल आपको आराम से शेयर कर दूंगा। देखो, जो जीन जेकस रूसो था, पहली बात तो नेचुरलिज्म फॉलो करता था। ठीक है, एक फेमस फिलोसोफर था, कहाँ से, इटली से। बिल्कुल बात सही। इसने नेचुरलिज्म को फॉलो करता था, तो मतलब क्या चाहेगा कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा नेचर में घुले मिले, खेले कूदे और बड़ा हो, और उधर से चीजें सीखे। ठीक है, 6 ग्रेट बुक्स लिखी, इन सभी बुक्स के नाम तो मैं कह रहा याद नहीं होने चाहिए, बट लिख लो, एक ऊपर से दिमाग से उतार लो। द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस नहीं आएगी, बट लिख लो भाई, कुछ भी नहीं पता लिख लो। द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमॉन्ग मेन, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, द न्यू हेलोइस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइल। इसकी ये 6 किताबें थी, जिसमें छठी किताब का नाम क्या है, इमाइल। ठीक है, अब देखो इमाइल एंसिस, उसमें क्या बताया था, इसमें जो इमाइल बुक थी उसमें क्या था कि एक इमाइल नाम का लड़का था, जो कि स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट फेस कर रहा था और टीचर से बहुत डरता था। मतलब बेसिकली उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे, मतलब कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता था, किसमें, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहता था, बेसिकली बताया गया है। ठीक है, ये आप सारी चीजें पढ़ लेना। अब देखो, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से जो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। अब देखो बेसिक माइंड में डाल लो कि जीन जी के सलूसो ने क्या कहा था। पहली बात इसने कही थी कि बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट मतलब एक पॉजिटिव डिसिप्लिन होना चाहिए, बट एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चे पे। नेचुरल, फॉलो द नेचुरल लॉ,
बिकॉज नेग्लेक्ट और वायलेशन इनवेरिएबली लीड्स टू पेन एंड सफरिंग। कि नेचुरल लॉ कि बच्चा जिस हिसाब से नेचर चाहती है उसको उस हिसाब से बड़ा करो। ये नहीं कि पहले की चीजें उसको पहले सिखा दो, मतलब जो उसकी 10 साल बाद काम आने वाली चीजें उसको आज सिखा दो, नहीं ऐसा नहीं। यार बैटरी सेवर ऑन हो गया, बैटरी देखता हूँ कितनी बची है, 2 सेकंड है मुझे। बैटरी 20%, ठीक है हो जाएगा। और नेचुरली पोजेस्ड फाइन कैरेक्टर कि नेचुरली जो भी उसका कैरेक्टर आया वो उसको आने दो, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन देख लो, नेचुरल एक्टिविटीज पे फोकस किया हमने देख लिया, चाइल्ड को सेंटर ऑफ एजुकेशन रखा बिल्कुल सही है, एम्फोसिस ऑन नेचर किया वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पॉइंट ये बताया बट आपको बातों बातों में मैंने ये पॉइंट्स भी करवा दिए, समझ रहे हो, और आपको दिमाग में बैठ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसने ये स्टेजेस दी, स्टेजेस देख लेना। इन्फेंसी 0 से 5, चाइल्डहुड 5 से 12, अडोलेसेंस 12 से 15 और यूथ 15 से 20। पूछ लेगा जीन जेकस रूसो ने करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग में कितनी स्टेजेस दी है? 4 स्टेज दी है, देख लेना। अब देखो, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्री एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन, बिल्कुल सही है। लेट द चाइल्ड मूव फ्रीली इन नेचर कि बच्चे को नेचर में घूमने दो और उसको खुद के एक्सपीरियंस से सीखने दो, बिल्कुल सही बात है। ही वॉज अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनफोर्समेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो आपको एक बेसिक बात क्या पता चली, जैसे बेसिक बात ये पता लगी कि जो जीन जेकस रूसो था वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कॉर्पोरल पनिशमेंट के विरुद्ध था। वो क्या चाहता था कि बच्चा नेचर में रह के सीखे, सिंपल सी बात क्लियर। ये क्वेश्चन लिखो, नेगेटिव एजुकेशन पूछ लेंगे, नेगेटिव एजुकेशन किसने दी? नेगेटिव एजुकेशन जीन जैकस रूसो ने दी, ठीक है। नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है? नेगेटिव एजुकेशन देखो, पॉजिटिव एजुकेशन वो है जो हम करते आ रहे हैं जिसमें हमें वक्त से पहले ही एक रोल के लिए, एक अडल्ट रोल के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। वो होती है पॉजिटिव एजुकेशन जो हमारे सिस्टम में चलती आ रही है। नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है? ये नेगेटिव एजुकेशन असल में पॉजिटिव होती है। नेगेटिव एजुकेशन क्या होता है कि एजुकेशन इज विदाउट एनी टाइज एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसमें बच्चा अपने पेस के अकॉर्डिंग सीखेगा, उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं हो, मतलब एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इंपोज नहीं किया जाएगा, जैसा उसका मन है वो वैसा सीखेगा थ्रू नेचर, ठीक है। नो लर्निंग थ्रू बुक्स, ये नेगेटिव एजुकेशन, याद रखना, नेगेटिव एजुकेशन। पूछ लेगा कौन सी टाइप ऑफ एजुकेशन में नो लर्निंग थ्रू बुक्स रेदर देन लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, नो टाइम सेविंग, नो हैबिट फॉर्मेशन, नो सोशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, नो डायरेक्ट मोरल एजुकेशन, नो स्ट्रिक्ट एंड मोरल, नो स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल डिसिप्लिन, नो ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड। समझ गए? ये सारे नो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेगेटिव एजुकेशन पूछ लेगा, नेगेटिव एजुकेशन किसने दी। अगला, वुमेन एजुकेशन पूछ लेगा, वुमेन एजुकेशन के बारे में इनमें से किस साइंटिस्ट ने बात करी थी? 2 सेकंड देना मुझे, स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। अब देखो, वुमेन एजुकेशन, रूसो ने बहुत ही एक क्रिटिकल, मतलब एक हंसने वाली एक स्टेटमेंट दी। उसने बोला कि जो मैन है, मैन को जैसे आप पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाओ नेचुरलिज्म के थ्रू, बट वुमेन को, वुमेन का असली काम है बच्चे पालना, बच्चों घर के झाड़ू पोछे मारना, मतलब कि वैसा ही उसको इसने स्टेटमेंट दी, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ, ही सेड दैट वुमेन आर बोर्न टू सर्व एंड मैन आर बोर्न टू एंजॉय, ठीक है। तो ये चीज इसने बोली। तो बहुत ही उस टाइम से क्रिटिसिज्म हुआ इस बात पे, आप पढ़ सकते हो बहुत ही उसने, मतलब कि असल में वुमेन का काम क्या होता है? हाउस होल्ड काम करना, स्टिचिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करना, एजुकेशन ऑफ रिलीजन, मतलब मेन काम ये बताया है, ठीक है। तो उस टाइम इसकी बहुत ही क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म हुई, और ये पूछ सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए जीन जैकब ने दी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, तो मैंने आपको बताया कि जीन जेके रूसो का मेन एम कहाँ था कि डिसिप्लिन ना हो, है ना। तुम देख लो, नेसेसिटी शुड रूल ओवर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन तो वो चाहता ही नहीं था, तो बिल्कुल सही, नेसेसिटी शुड रूल ओवर डिसिप्लिन। दूसरा, यूटिलिटी शुड रीन ओवर डिसिप्लिन, बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके बोथ 1 और 2। और ये जो है ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ, ये आपने देखा होगा यहाँ पे स्टेजेस थी इसकी। देखो, इन्फेंसी चाइल्डहुड, बट इसमें ऐसी पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको दिखा दिया क्या चीजें है, ठीक है। बिल्कुल सही है, तो इसका आगे आपको समझ, ठीक है भाई। ये खत्म हो गए हैं काम है क्वेश्चन, ये समझ आ गया ना, ठीक है। अब
देखो ये सारे हो गए क्वेश्चन खत्म, 20 क्वेश्चन आज कर लिए, 20 क्वेश्चन ऐसे हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, और ऐसे हम करते चले जाएंगे ताकि आपके एक अच्छे खासे रोज के रोज 20 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए। और विद सोर्सेज ला रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सोर्स है, जो भी पीडीएफ दे रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, चाहे तो देखो एनआईएस के तो मैं आपको ब्लॉग बता ही दूंगा, तो वो तो डालूंगा नहीं टेलीग्राम पे। जो एक्स्ट्रा सोर्स को इग्नू का है, जैसे ये जो रूसो वाला है, इग्नू वाले से है, तो ये भेज दूंगा, जो मैंने नोट्स दिखाए हैं वो भेज दूंगा, ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी। प्लस जो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जो भी हमने स्पेशल बनाया है डी ट्रिपल एस बी के लिए, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अब की बार भी हम, जैसे हमने पिछली बार के विषय टाइम 50 बच्चे लिए थे गाइडेंस के लिए, वैसे ही अब की बार भी हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, लाइक वो जो 50 बच्चे होंगे उनके साथ हम डेली कॉल करेंगे, उनके साथ उनको डेली टारगेट्स देंगे और गाइड करेंगे, मतलब बेसिकली पूरी प्योर गाइडेंस होगी, है ना, जिसमें कि हम आपको मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें हम आप पर्सनली कनेक्टेड होंगे मेरे से और अश्विनी सर के साथ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जो भी 50 लोग होंगे, ठीक है। बाकी के लिए भी जो भी होगा हम बता देंगे, और वो जो अभी टेलीग्राम दिया है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस पर जो आगे फर्दर अपडेट्स है उस पर आएंगे, और जो क्लासेस है ना, इसके लिंक्स और फाइल्स भी उसी टेलीग्राम पे आएंगी, तो वही ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले हम इससे अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और जो भी अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो आप बता देना, वो आपके लिए आ जाएगी। और अभी जो वीडियो आने वाली है तो वो है पार्ट ए की सोर्सेज की, पार्ट ए की तैयारी कैसे करें, और दूसरी पार्ट बी वाली, ठीक है। तो वो कुछ दिनों में आ जाएगी। आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।